हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्लभ ज्ञान वर्षा प्राइवेट आईटीआई के ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मेंसुरेशन क्षेत्रमिति में समांतर चतुर्भुज पढ़ेंगे कि समांतर चतुर्भुज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, समांतर चतुर्भुज होता क्या है। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज को इंग्लिश में पैरेललोग्राम कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? पैरेललोग्राम। सबसे पहले जानते हैं समांतर चतुर्भुज क्या होता है। वह आकृति जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है और जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता। वह आकृति जिसका आमने सामने की भुजा बराबर होती है लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता। वह आकृति जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता। ठीक है, तो ऐसी आकृति को क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज। समझिए क्या है। ये ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजा मतलब ए डी बराबर क्या होगा? बी सी। ए डी बराबर क्या होगा? बी सी। और ए बी बराबर क्या होगा? डी सी। ए बी बराबर क्या होगा? डी सी। तो ऐसी आकृति को क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज, जिसका प्रत्येक कोण, ये वाला कोण 90 डिग्री का नहीं होगा, ये वाला कोण भी 90 डिग्री का नहीं होगा, ये वाला कोण भी 90 डिग्री का नहीं होगा, ये वाला कोण भी 90 डिग्री का नहीं होगा। तो ऐसी आकृति को क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम। ठीक है, फिर इसकी पहली प्रॉपर्टी या पहला पॉइंट क्या है कि इसके विकर्ण बराबर नहीं होते। विकर्ण बराबर नहीं होते। जैसे मैं विकर्ण मतलब आमने सामने के यदि शीर्षों को मिलाया जाए तो उस लाइन को क्या कहते हैं? विकर्ण। तो मैंने आमने सामने के शीर्षों को मिलाया तो ये हो गया D1 और ये हो गया D2। तो दो विकर्ण हो गए, D1 और D2। तो D1 और D2 आपस में बराबर नहीं होते। D1 और D2 आपस में बराबर नहीं होते। किसमें? समांतर चतुर्भुज में। दूसरा पॉइंट ये है कि D1 D2 पर लंब नहीं होता। D1 D2 परस्पर लंबवत नहीं होते। ये जो D1 D2 है परस्पर लंबवत नहीं होते। जैसे आयत के केस में भी D1 D2 परस्पर लंबवत नहीं होते, लेकिन वर्ग के केस में D1 D2 मतलब दोनों विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। लंबवत होने का मतलब दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री। तो दोनों के बीच में लंबवत नहीं होते मतलब ये दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कोण होगा। यदि दोनों के बीच में 90 डिग्री लंबवत नहीं हो, इसका मतलब दोनों के बीच में कोई ना कोई कोण होगा। तो उस कोण को मैं क्या माना मैंने? थीटा। उस कोण को मैंने क्या माना? थीटा। यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते। दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, समद्विभाजित मतलब समान दो भागों में विभक्त करते। समान दो भागों में मतलब यदि मैं इस तरीके से समझिए, ये एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज के दो विकर्ण हैं। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज के दो विकर्ण ए बी सी डी। यदि इन दोनों विकर्ण, ये D1 विकर्ण और ये D2 विकर्ण, ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं। ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं तो O से A की दूरी और O से C की दूरी क्या होगी? बराबर। ठीक है, सेम इसी तरीके से O से B की दूरी और O से D की दूरी भी क्या होगी? बराबर। ठीक है, तो दोनों विकर्ण एक दूसरे को समान भागों में बांटते हैं, इक्वली विभक्त करते हैं। ठीक है, समद्विभाजित करते हैं या इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? अगला पॉइंट है, समझो, एक विकर्ण या एक
विकर्ण या डायगोनल बोलते हैं इसको, एक विकर्ण या डायगोनल क्षेत्रफल को बराबर दो भागों में बांटता है, बराबर दो भागों में बांटता है। समझो क्या, जैसे ये एक समांतर चतुर्भुज है, ये एक आपका समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ए बी सी और डी, ठीक है। तो एक विकर्ण, जैसे आपने एक विकर्ण खींचा ए सी, एक विकर्ण खींचा आपने ए सी, ठीक है। तो ए सी इस समांतर चतुर्भुज का एरिया, मतलब समांतर चतुर्भुज का एरिया मतलब ए बी सी डी के एरिया को दो इक्वल भागों में बांटेगा। मतलब यदि इस पूरे का क्षेत्रफल यदि एक है, यदि पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यदि एक है, तो ये विकर्ण इसको दो बराबर भागों में बांटेगा। दो बराबर भागों मतलब एक का आधा क्या होता है, हाफ, एक का आधा कितना होता है, हाफ। तो एक विकर्ण क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांटता है। एक विकर्ण समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांटता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगला पॉइंट क्या है, दो विकर्ण पूरे क्षेत्रफल को चार बराबर भागों में बांटता है। जैसे एक विकर्ण पूरे क्षेत्रफल को कितने बराबर भागों में बांटता है, दो बराबर भागों में बांटता है। ऐसे दो विकर्ण पूरे क्षेत्रफल को चार बराबर भागों में बांटता है। समझो कैसे, ये आपका समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ए बी सी और डी, ठीक है। ये एक विकर्ण ए सी, ये एक विकर्ण बी डी, ये एक विकर्ण बी डी। यदि पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ए बी सी डी का क्षेत्रफल यदि 16 हुआ, यदि पूरा 16 हुआ तो इस चार बराबर भागों में बांटेगा। तो 16 का चार भाग क्या होता है, 4। 16 से 4 कितनी बार कटेगा, 4 बार। तो प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल, यदि इस पॉइंट को ओ मानो तो ओ ए डी का क्षेत्रफल कितना होगा, 4। ओ डी सी का क्षेत्रफल कितना होगा, 4। ओ ए बी का क्षेत्रफल कितना होगा, 4। ओ बी सी का क्षेत्रफल कितना होगा, 4। मतलब दो विकर्ण पूरे क्षेत्रफल को चार बराबर भागों में बांटते हैं, ठीक है। दो विकर्ण पूरे क्षेत्रफल को चार बराबर भागों में बांटते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। अगला पॉइंट समझो, यदि एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, यदि एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, ए बी सी डी, जिसमें ये आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर, इसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर। इस समांतर चतुर्भुज के बीच में आपने एक पॉइंट लिया ओ, एक पॉइंट आपने क्या लिया, ओ, कहीं पर भी लिया। एक समांतर चतुर्भुज के अंदर एक बिंदु लिया आपने ओ। यदि ओ से ए को मिलाया जाए, ओ से डी को मिलाया जाए, ओ से बी को मिलाया जाए और ओ से सी को मिलाया जाए, तो आप देख रहे हो कि इसके अंदर कितने त्रिभुज बने, चार त्रिभुज बने। यदि इसका क्षेत्रफल A1, इसका क्षेत्रफल A2, इसका क्षेत्रफल A3 और इसका क्षेत्रफल A4 हो, तो इन चारों के बीच में क्या संबंध होता है, A1 प्लस A3, A1 प्लस A3 बराबर किसके होगा, A2 प्लस A4 के, A2 प्लस A4 के, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, सुनना। यदि एक समांतर चतुर्भुज के अंदर आपने कोई सा भी एक पॉइंट ओ लिया, ओ से आपने चारों शीर्षों को मिलाया, तो आप देख रहे हैं इसके अंदर चार त्रिभुज बने। यदि चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल को नाम दे दिया मैंने A1 A2 A3 A4, तो इन चारों क्षेत्रफल के बीच में संबंध क्या होगा, A1 प्लस A3 बराबर A2 प्लस A4, बराबर A2 प्लस A4। समझो कैसे, यदि इस भाग का क्षेत्रफल 2 है, इस भाग का क्षेत्रफल 4 है, इस भाग का क्षेत्रफल 5 है और इस भाग का क्षेत्रफल 3 है, तो ये दोनों का योग मतलब A1 प्लस A3, A1 प्लस A3 कितना है, 2 प्लस 5 और A2 प्लस A4 मतलब 4 प्लस 3 आपस में क्या होगा, बराबर। इसको जोड़ने पर कितना आया, 7, इसको जोड़ने पर कितना आया, 7। मतलब ये दोनों क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक। अगला पॉइंट क्या है, देखिए, एक समांतर चतुर्भुज ABCD है। यदि AB का मध्य बिंदु, BC का मध्य बिंदु और CD का मध्य बिंदु और AD के मध्य बिंदु को आपस में मिला दिया जाए, आपस में मिला दिया जाए इस तरीके से, तो ये जो आकृति बनी, ये आकृति क्या होती है, ये आकृति भी होती है समांतर चतुर्भुज की। ये आकृति भी क्या होती है, समांतर चतुर्भुज, ठीक है।
ये भी आकृति किसकी होती है, समांतर चतुर्भुज। इसको मैं नाम दे दूँ पी क्यू आर एस, तो पी क्यू आर एस क्या होगा, पी क्यू आर एस क्या होगा, पी क्यू आर एस भी एक समांतर चतुर्भुज भी होगा। ठीक है, तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, यदि समांतर चतुर्भुज की प्रत्येक भुजाओं के मध्य बिंदु को, समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक भुजाओं के मध्य बिंदु को यदि आपस में मिला दिया जाए तो बनने वाली आकृति भी क्या होगी, समांतर चतुर्भुज ही होगी। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है समझो, ये एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, ये और एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है, सेम ही है दोनों, ए बी सी डी, ए बी सी और डी। आपने क्या माना, आपने बी सी को आधार मानकर एक त्रिभुज की रचना की, आपने बी सी को आधार मानकर एक त्रिभुज की रचना की, या फिर ए बी को आधार मानकर एक त्रिभुज की रचना की, ए बी को आधार मानकर एक त्रिभुज की रचना की, और आपसे पूछा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको यदि मैं ई नाम दे दूँ, इस पॉइंट को यदि ई नाम दे दूँ तो बी ई सी, और ट्रायंगल एरिया मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई बी, ए ई बी मतलब आपसे यदि दोनों का क्षेत्रफल, ये वाले त्रिभुज जो आपने बनाया, देखिए ये वाला, ये जो मैं शेडेड पोर्शन कर रहा हूँ, ये वाला, ठीक है, ये वाला क्षेत्रफल मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा हाफ एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम ए बी सी डी के बराबर। ठीक है, फिर से बता रहा समझना, एक दो समांतर चतुर्भुज है, यदि समांतर चतुर्भुज में बी सी को आधार मानकर एक त्रिभुज की रचना करी तो ए ई सी बना, यदि ए बी को आधार मानकर एक त्रिभुज की रचना करी तो ए ई बी बना। यदि आपसे इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा। अगली प्रॉपर्टी क्या है समझो, जैसे दो समांतर रेखाएं हैं, ये और ये दोनों समांतर रेखाएं, ठीक है, इन दोनों समांतर रेखाओं को एक रेखा प्रतिच्छेद करती है, एक ए बी रेखा है, ये रेखा प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, मतलब इसको यदि Q नाम दे दूँ, इसके यदि P नाम दे दूँ, तो एंगल P प्लस एंगल Q बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। फिर बता रहा हूँ, आपने दो समांतर रेखा खींची S और T, दो समांतर रेखा S और T खींची, इन दोनों समांतर रेखा को एक प्रतिच्छेदी रेखा, इसको क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। यदि दो समांतर रेखा को एक प्रतिच्छेदी रेखा प्रतिच्छेद करे तो इसके अंतर आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180। इसके आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180। इसको आंतरिक कोण भी कहते हैं और इसको आसन्न कोण भी कहा जाता है, एडजेसेंट कोण, क्या आसन्न कोण भी कहा जाता है। आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180। तो यदि मैं इस एंगल को x मानूँ, यदि P को मैं x डिग्री मानूँ तो ये वाला एंगल कितना होगा, 180 है माइनस एक्स। यदि ये वाला एंगल x है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 180 है माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों को यदि जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए, तो दोनों को यदि जोड़ा तो कितना आएगा, 180। ये वाली पॉइंट समझ में आया। इस पॉइंट का यूज़ कहाँ पर होता है, समांतर चतुर्भुज में। समझो, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का मान समान होता है, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का मान 180 होता है। समझो कैसे, आसन्न कोणों का मान 180 होता है। जैसे ये एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। पहला पॉइंट बता रहा हूँ, सुनना, अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल, बराबर होते, ठीक है, अपोजिट एंगल बराबर होते। और दूसरा आसन्न कोण, आसन्न कोण का योग कितना होता है, आसन्न कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। आसन्न कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। समझना, अपोजिट कोण मतलब ये एंगल ए
और ये एंगल सी, तो ये हो गया अपोजिट। अपोजिट कोण मतलब ये एंगल बी है, ये एंगल डी है, ये क्या होगा अपोजिट एंगल, ठीक है। तो इसको कहते हैं अपोजिट। अपोजिट मतलब आमने सामने के कोण। आसन्न कोण का मतलब ए और डी ये दोनों आसन्न कोण हो गए, डी और सी ये दोनों आसन्न कोण हो गए। तो आसन्न कोणों का योग 180 होना चाहिए, परंतु अपोजिट जो कोण है उनका मान दोनों का क्या होना चाहिए, इक्वल। तो सबसे पहले देखो इसको कैसे समझेंगे। मैंने क्या बोला, आसन्न कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180। तो ये यदि x है तो ये कितना होना चाहिए, 180 माइनस एक्स। ये यदि x है तो ये कितना होना चाहिए, 180 माइनस एक्स। ये 180 माइनस एक्स है तो ये कितना होना चाहिए, 180 माइनस एक्स। क्योंकि अपोजिट कोण आपस में क्या होते, बराबर होते। अपोजिट कोण आपस में क्या होते, बराबर होते। ये x है तो ये भी कितना होगा, x। ये भी कितना होगा, x, ठीक है। तो मैं क्या बताना चाहता था, एक समांतर चतुर्भुज में अपोजिट मतलब विपरीत कोण आपस में क्या होते, बराबर होते। और आसन्न कोण मतलब एडजस्टेड कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180। जैसे इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 180। ये कोण और ये इस कोण को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। इस कोण को और इस कोण को आपस में जोड़ोगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। मतलब प्रत्येक आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। और अपोजिट कोण आपस में क्या होते, इक्वल होते, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया। अगला पॉइंट देखिए, अब बात करते हैं एरिया, क्षेत्रफल की। एरिया या क्षेत्रफल, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट, बेस मतलब आधार, हाइट मतलब होता है ऊंचाई, ठीक है। आधार गुणित ऊंचाई। तो यदि आपसे कोई भी पूछे कि समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है बेस इंटू ऊंचाई। बेस कितना है इसका, एल। यदि मैं इसको बेस मानूँ तो इसका बेस कितना है, एल। और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई कैसे निकालते, किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पे क्या डाल दो, लंब डाल दो। समांतर चतुर्भुज के किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर यदि लंब डाल दो तो वही क्या कहलाएगी, इसकी ऊंचाई। तो ये हो जाएगा L इंटू एच, ये हो जाएगा L इंटू एच। यदि आपने इसको आधार माना है तो यहाँ से यदि इस पर लंब डाल दोगे तो इसको यदि H1 नाम दे दो और यहाँ से एक लंब डाल दो, ये देखो ये एक लंब डाल दिया मैंने H2, ठीक है। तो अब आपका आधार क्या हो गया, B, और हाइट कितना हो गया, H2। अब हाइट कितना हो गया, H2, ठीक है। तो सिंपल यदि कहा जाए तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। यदि आपने L को आधार माना तो ऊंचाई कौन सी लोगे, ये वाली, क्योंकि इसके सामने वाले शीर्ष से भुजा पर लंब डाल दे तो ये वाली ऊंचाई लोगे। यदि आपने आधार इसको लिया, B को आधार लिया, तो ये वाली ऊंचाई लोगे, ठीक है। ये वाली ऊंचाई लोगे। क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं परिमाप। परिमाप मतलब वही समांतर चतुर्भुज के सारी भुजाओं का योग। समांतर चतुर्भुज के सारी भुजाओं का, तो समांतर चतुर्भुज के सारी भुजाओं का योग मतलब ये L, ये B, L प्लस B, L प्लस B। तो आप देख रहे हो L कितनी बार आ रहा है, 2 बार, B कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो 2L प्लस 2B बराबर हो जाएगा 2L प्लस B, ठीक है, 2L प्लस B। एक चीज़ देखिए, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो इस ये वाला L है तो ये वाली भुजा भी क्या होगी, L। L मतलब इस भुजा की लंबाई मानी मैंने, लेंथ, ठीक है। इस भुजा की लंबाई B मानी तो ये वाली भुजा की लंबाई भी कितनी होगी, B, क्योंकि आमने सामने की भुजा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो ये L है तो ये भी L होगा, ये B है तो ये भी B होगा। और ये वाली भुजा इसके समांतर है, मतलब मैं बोल सकता हूँ AD समांतर है किसके, BC के, और AB समांतर है किसके, DC के, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, समांतर चतुर्भुज, क्योंकि दो भुजा आपस में समांतर भी होती है और दो भुजा आपस में आमने सामने वाली भुजा आपस में बराबर भी होती है, ठीक है। आमने सामने वाली भुजा समांतर और बराबर दोनों होती है, ठीक है। तो यहाँ तक आ गया, परिमाप तक समझ में आ गया। इसके बाद बात करते हैं क्षेत्रफल का। और एक फॉर्मूला क्या होता है, समझो यदि आपको दो भुजा दे के रखे, एक L भी दे के रखा है और एक B भी दे के रखा है, मतलब लेंथ और विड्थ दोनों दे के रखा है, और उनके बीच का कोण थीटा दे के रखे, उनके बीच का कोण थीटा दे के रखे। समझो कैसे, जैसे ये लंबाई L है, ठीक है, ये आपकी चौड़ाई B है, ठीक है। ये समांतर चतुर्भुज की एक भुजा ये है, समांतर चतुर्भुज की एक भुजा ये। इनके बीच का कोण यदि ये थीटा दे के रखे, इनके बीच का कोण यदि ये थीटा दे के रखे, ठीक,
तब क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, L इंटू बी साइन थीटा, L इंटू बी साइन थीटा। बात समझ में आ गया। एक फॉर्मूला क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई से आप निकाल दोगे क्षेत्रफल। और यदि कभी भी दो साइड और उसके बीच का कोण, दो भुजा और उसके बीच का कोण दे के रखे, तब उसका फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी, लेंथ इंटू बीट इंटू साइन थीटा। क्लियर हो गया। और एक क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है समझो, जब आपको विकर्ण दे के रखे और क्षेत्रफल पूछे, जब आपको विकर्ण दे के रखे मतलब D1 और D2 दे के रखे और उनके बीच का कोण दे के रखे, D1 D2 और उनके बीच का कोण दे के रखे, तब क्षेत्रफल क्या होगा समझो। बीच का कोण मतलब कैसा समझो, ये एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी और डी, ठीक है। ये ए सी एक विकर्ण है D1 और ये बी डी एक विकर्ण है D2। D1 D2 दो विकर्ण है, D1 D2 के बीच का कोण, ये वाला कोण दे के रखे, ठीक है। तब एरिया क्या होगा, तब आपका एरिया होगा A बराबर हाफ D1 D2 साइन फाइव, हाफ D1 D2 साइन फाइव। बात समझ में आया, ठीक है। तो एरिया के कितने फॉर्मूले देखे हमने, 3 फॉर्मूला, ठीक है। एक क्या होता है बेस इंटू हाइट, एक क्या होता है बेस इंटू हाइट। दूसरा, जब दो भुजा और उसके बीच का कोण दे के रखे तो L इंटू बी साइन थीटा। जब दो विकर्ण और उनके बीच का कोण दे के रखे तो हाफ D1 D2 साइन थीटा होता है, हाफ D1 D2 साइन थीटा होता है। कभी आपसे विकर्ण और भुजाओं के मध्य संबंध पूछे, विकर्ण और भुजाओं के मध्य संबंध पूछे मतलब जब आपको D1 D2 L1 मतलब L और B, ठीक है, ये दे के रख, ये चारों में से कोई भी 3 दे के रखे और एक की वैल्यू पूछे, तो आप क्या करोगे। मतलब आपको इन चारों के बीच में यदि संबंध निकालना है तो इन चारों के बीच में संबंध क्या होता है, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर होता है 2L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ठीक है। याद रहेगा ये वाला फॉर्मूला, ठीक। चारों के बीच में मतलब दोनों विकर्ण और दोनों भुजाओं यदि के बीच में संबंध पूछे तो D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर 2L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। इसका यूज़ कहाँ पर होगा, इन चारों में से आपको कोई सी 3 की वैल्यू दे के रखेगा, इन चारों में से आपको कोई सी 3 की वैल्यू दे के रखेगा, आपको एक की वैल्यू पूछेगा। जैसे आपको D2 L और B की वैल्यू दे के रख दिया, आपसे पूछा D1 की वैल्यू क्या होगी, या फिर आपसे D2 L और D1 दे के रख दिया तो आपसे पूछेगा B की वैल्यू क्या होगी, या L B और D1 दे के रख दिया तो D2 की वैल्यू क्या होगी। मतलब इन चारों में से किसी भी 3 की वैल्यू दे के रखेगा और एक की वैल्यू आपसे पूछेगा, तो आप इस फॉर्मूले की मदद से आप इसको निकाल सकते हो। क्या फॉर्मूला है, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर 2L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ओके, एक और पॉइंट समझो, जैसे ये दो समांतर रेखाएं, ठीक है, ये दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक। इन दोनों समांतर रेखा पर एक पॉइंट आपने लिया AB, ठीक है। AB से एक समांतर चतुर्भुज की रचना करी आपने, CD, ठीक है। AB को आधार मानकर आपने और एक समांतर चतुर्भुज की रचना करी, EF, ठीक है। AB को आधार मानकर आपने और एक समांतर चतुर्भुज की रचना करी, PQ। ऐसा क्यों किया समझो। ऐसा करने से यदि आपसे पूछे एरिया मतलब क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ ABEF, पैरेललोग्राम है ना, समांतर चतुर्भुज, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABPQ, मतलब तीनों समांतर चतुर्भुज की रचना का क्षेत्रफल पूछा। समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे दो समांतर रेखाएं हैं, दोनों समांतर रेखाओं में यदि एक ही आधार पर, एक ही दोनों समांतर लाइन के बीच में एक ही आधार पर बने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है।
दो समांतर रेखा के बीच एक ही आधार से बने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। समझो क्यों। जैसे दो समांतर रेखा, तो इसकी बीच की जो ऊंचाई होगी वो हमेशा h होगी, इसकी बीच की ऊंचाई क्या होगी, हमेशा h होगी, ठीक है। और आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज का एरिया क्या होता है, एरिया मतलब क्षेत्रफल क्या होता है, आधार मतलब बेस इंटू हाइट, आधार मतलब बेस इंटू हाइट, ठीक है, आधार मतलब बेस इंटू हाइट। तो यदि मैं आपसे पूछूं ए बी सी डी, मतलब ये वाला ए बी सी डी, ये वाला क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, आधार, आधार क्या कितना है इसका, ए बी, और ऊंचाई कितना है इसका, एच, तो ए बी इंटू एच, ठीक है। यदि मैं आपसे ए बी ई एफ, ए बी ई एफ, देखो ये वाला, ए बी ई एफ, इसका क्षेत्रफल पूछूं तो आप क्या बताओगे, आधार इंटू ऊंचाई होता है, तो आधार कितना है इसका ए बी, ऊंचाई कितना है इसका एच। सिमिलरली यदि मैं आपसे ए बी पी क्यू, ए बी पी क्यू, ये वाला, ठीक है, इसका क्षेत्रफल पूछूं तो आप क्या बोलोगे, आधार इंटू ऊंचाई, तो आधार कितना है इसका ए बी, और ऊंचाई कितना है इसका ए, मतलब सभी तीनों की ऊंचाई बराबर है, ठीक है। तो इसका एच से एच सब जगह कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी सब जगह कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मतलब कितना आएगा 1 1 1। या फिर आप देख सकते हो कि तीनों का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है, बराबर है, तीनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर, मतलब ये भी ए इंटू बी है, ये भी ए इंटू एच है, सॉरी ये भी ए बी इंटू एच, ये भी ए बी इंटू एच, ये भी ए बी इंटू एच, ठीक है, मतलब तीनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि यदि दो समांतर रेखाओं के बीच में एक ही आधार से बने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। दो समांतर रेखाओं में बीच में एक ही आधार से बने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगला हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, हैप्पी रहिए।